नमस्कार आप सबों को। मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा, आज बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए टॉपिक मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो पेपर 3 के यूनिट 4 से संबंधित है। शिक्षण अधिगम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, जिसे आज हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण यानी कि पढ़ाना, टीचिंग करना, अधिगम यानी सीखना। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों तथा अनुभव के आधार पर सीखता है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक का कार्य शिक्षण करना होता है और अपने इस शिक्षण कार्य में वह छात्र को सीखने में मदद करता है, सीखने में सहायता करता है। प्रत्येक छात्र अपने स्वयं के प्रयास और अनुभव के आधार पर ही सीखता है। शिक्षक सिर्फ उसे मदद करता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं होती। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि शिक्षक केवल अपने शिक्षण कार्य को करेगा और सीखने वाला कोई नहीं होगा, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं होती है। अर्थात शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। यानी कि शिक्षण ऐसा हो जो बालक के अधिगम में वृद्धि करे। इनरिचमेंट इन लर्निंग इज टीचिंग। इस तरह से हमने देखा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है और अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। आइए अब हम देखेंगे एजेंसीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम के साधन। आज के मेन टॉपिक यानी मुख्य विषय वस्तु पर जाने से पहले मैं आप सबों को एजेंसीज ऑफ टीचिंग लर्निंग के बारे में बताना चाहूँगी। हालांकि आप लोगों ने इसके बारे पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा। तो शिक्षण अधिगम के साधन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 साधन आते हैं। पहला है औपचारिक साधन, फॉर्मल एजेंसी। दूसरा है अनौपचारिक साधन, इनफॉर्मल एजेंसी। तीसरा है निरौपचारिक साधन, नॉन फॉर्मल एजेंसी। सबसे पहले औपचारिक साधन, फॉर्मल एजेंसी। यह नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया औपचारिक तरीके से होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, जहाँ पर एक नियंत्रित वातावरण होता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, निश्चित समय पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलती है, स्थान भी निश्चित होता है और पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। और यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कोई प्रशिक्षित शिक्षक ही होते हैं। इसके बाद है अनौपचारिक साधन यानी कि इनफॉर्मल एजेंसी। यह भी नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अनौपचारिक तरीके से होती है। यहाँ पर स्वतंत्र वातावरण होता है और इसके अंतर्गत आपका परिवार, खेल का मैदान, दोस्तों का समूह, समुदाय इत्यादि आ सकते हैं। और यहाँ पर शिक्षक के रूप में आपके सामने आपके माता पिता, अभिभावक, मित्र इत्यादि हो सकते हैं, जो किसी भी समय आपको ज्ञान की बातें बताते हैं, तो वो आपका शिक्षक हो सकता है। उसके बाद है निरौपचारिक साधन यानी कि नॉन फॉर्मल एजेंसी। नॉन फॉर्मल एजेंसी को हम यह समझ सकते हैं कि यह दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस मोड है, जिसमें विभिन्न कारणों से जो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, जिसमें हम जान सकते हैं इग्नू और भी बहुत सारे साधन हैं दूरस्थ शिक्षा के, जिसके द्वारा लोग इसमें पढ़ाई को करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि शिक्षण अधिगम के साधन जो हैं वो 3 हैं और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में।
औपचारिक शिक्षा के द्वारा किसी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के संकुचित या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त करता है, यानी औपचारिक शिक्षा पूर्व नियोजित योजना के तहत होती है, प्री प्लान्ड होता है, और इसमें बालक को नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या कहीं डिसिप्लिन में होता है, और शिक्षा के संकुचित या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, और इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त करता है, यानी कि डायरेक्ट वे में या कहें फेस टू फेस। इसमें शिक्षक और छात्र फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। इसमें कार्य करने का स्थान, समय, पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में यह बताया था कि औपचारिक शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यालय, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थान आते हैं, यानी कि एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है और पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। और यहाँ पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जो व्यक्ति होता है वह भी प्रशिक्षित होता है, ट्रेंड होता है। संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष अनुशासन होता है, यानी डिसिप्लिन होता है, तथा इन सब की रूपरेखा एवं कार्य करने का ढंग भी अलग अलग और पूर्व निश्चित होता है, यानी कि हर एक चीज़ यहाँ पहले से निर्धारित होती है, निश्चित होती है। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, अनेक शैक्षणिक संस्थाएं आते हैं, यानी कि औपचारिक शिक्षण अधिगम के तहत जहां औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है उसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज या अनेक शैक्षणिक संस्थाएं आते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से औपचारिक शिक्षा होता है। अनौपचारिक साधनों के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती हैं जो बालक पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव डालती है। इन साधनों के कार्य करने का समय, स्थान तथा पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है और न ही इनकी देखभाल के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यह साधन बालक के सामने स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें बालक स्वयं क्रिया करते हुए आकस्मिक तथा स्वाभाविक शिक्षा प्राप्त करता है। बालक के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके शिक्षक होते हैं जिनसे वह जिस समय, जिस स्थान पर जो कुछ भी सीखता है, जैसे परिवार, समुदाय इत्यादि। अपने परिवार से बालक बहुत कुछ सीखता है, जैसे अपने बड़ों का आदर करना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदार होना जैसी नैतिक मूल्यों को बालक सर्वप्रथम अपने घर से ही सीखता है और उसके माता पिता, उसके अभिभावक उसके शिक्षक के रूप में होते हैं जो आवश्यकता अनुसार समय समय पर उसे नैतिक मूल्यों से अवगत कराते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इसके लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और बालक के सामने स्वतंत्र वातावरण होता है। इसमें बालक स्वयं क्रिया करते हुए आकस्मिक तथा स्वाभाविक शिक्षा प्राप्त करता है और बालक के सामने माता पिता, अभिभावक, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो शिक्षक के रूप में होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा अनौपचारिक शिक्षण अधिगम में बालक का परिवार, उनके माता पिता, अभिभावकगण शिक्षक के रूप में होते हैं जो आवश्यकता अनुसार उसे महत्वपूर्ण बातों को सिखाते रहते हैं। फेस टू फेस शिक्षण अधिगम के अंतर्गत विद्यालय में छात्र तथा शिक्षक में अंतःक्रिया होती है। शिक्षक छात्रों के समक्ष होता है तथा शिक्षण के दौरान जो भी पाठ से संबंधित शंका या समस्या छात्रों को होती है उसका समाधान वह कर देता है। यानी कि क्लासरूम टीचिंग में स्टूडेंट और टीचर के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और स्टूडेंट को कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम होता है तो टीचर उसका सॉल्यूशन कर देता है। ठीक उसी तरह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बालक चलते फिरते, उठते बैठते, खेलते कूदते माता पिता या परिवार के सदस्य या दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखता है और जिनसे सीखता है उनके साथ आमने सामने होता है। यानी कि अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीके से भी यदि बालक अपने माता पिता, परिवार के सदस्यगण से सीखता है तो उनके साथ भी वह फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहा होता है। मेरिट ऑफ
फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, आमने सामने या प्रत्यक्ष शिक्षण अधिगम के लाभ। सबसे पहला पॉइंट है, इसके द्वारा संस्कृति का संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण होता है। यानी कि फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब बालक अपने शिक्षक के समक्ष होता है, उससे इंटरेक्शन करता है, या कहें जब कोई बालक अपने माता पिता या अभिभावक से फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, तो उससे उसकी संस्कृति का संरक्षण भी होता है। यानी कि संस्कृति का कंजर्वेशन होता है, उसको जानने का मौका मिलता है। सुधार यानी कि आवश्यकता पड़ने पर सुधार भी हो सकता है। हस्तांतरण यानी कि यदि कक्षा में हो तो एक छात्र से दूसरे छात्र में ट्रांसफॉर्मेशन हो, और यदि घर में है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो। तो इस तरह से फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग से संस्कृति का संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें शिक्षकों के अनुभवों के आधार पर छात्र को सीखने का मौका मिलता है, जो अन्य साधन के द्वारा असंभव है। जब फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है तो इसमें शिक्षक अपने अनुभवों के आधार पर छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है, जिससे छात्र को सीखने का मौका मिलता है, जो अन्य साधन के द्वारा संभव नहीं है। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से छात्रों पर आकस्मिक प्रभाव पड़ते हैं, जिनसे उसमें अच्छी आदत, व्यवहार तथा रुचियां एवं दृष्टिकोण का स्वाभाविक रूप से निर्माण होता है। जब बालक फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है अपने शिक्षकों या माता पिता के द्वारा, तो प्रत्यक्ष रूप से उस पर आकस्मिक प्रभाव पड़ते हैं, जिससे उनमें गुड हैबिट्स, गुड बिहेवियर, इंटरेस्ट और उसके नज़रिया जो है वो स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। इसके बाद है, बालक की बुद्धि तथा कल्पना शक्ति विकसित होती है। फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बालक की बुद्धि और उसका इमेजिनेशन पावर, ये दोनों विकसित होता है। छात्रों के अनुभव को जानने का अवसर मिलता है, यानी कि छात्र अपने अनुभवों को अपने शिक्षक के सामने बता सकते हैं। इससे छात्र के उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि मैंने बताया था कि इनफॉर्मल वे में जब अपने माता पिता से नैतिक मूल्यों को सीखते हैं तो इससे उसका चरित्र उत्तम होता है। इस तरह से हमने देखा कि फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग के क्या लाभ हैं और इसका प्रभाव बालक पर क्या पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज जो फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग पढ़ा उसे आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।